नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे शशि सालवानी। स्वागत है आपका मेरे इस एपिसोड बॉलीवुड कैप्सूल में। दोस्तों, कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना में सभी लोग घर बैठे थे और सभी लोग डरे हुए थे। और एक तबका ये था जो कह रहा था कि कोरोना एक वायरस है और बहुत ही डेडली वायरस है, और वहीं पे कुछ लोग कह रहे थे ये एक स्कैम है। कोरोना एक स्कैम है जो वैक्सीन लाने के लिए एक स्कैम बनाया हुआ है। सो हमने सोचा कि इस मुद्दे पे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं किसी एक्सपर्ट से। और अगर आज की बात करें तो लोगों को कहीं भी हार्ट अटैक आ रहा है, वेदर इट इज़ मॉल, मार्केट, थिएटर, जिम, बस, ट्रेन, कहीं भी उनकी जान जा रही है। सो इसी मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को हमारे शो पे। विश्वरूप जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेडियो उड़ान पे। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। ओके, सो शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था डॉक्टर या डाइटिशियन ही बनना है? नहीं, ये बचपन में तो खैर कुछ नहीं सोचा था। इट इज ऑलवेज ए जर्नी। हो सकता है आगे कुछ और बन जाए। सर, बहुत लोग कह रहे हैं डीआईपी डाइट एफिशिएंट नहीं है और कोकोनट वाटर जो हम लोग फीवर में पीते हैं तो वो नहीं पीना चाहिए। आपके क्या व्यूज है इस पे सर? देखिए, हमारे तो हजारों नहीं लाखों पेशेंट्स हैं जिन्होंने जो जब भी उनको फीवर होता है दे आर ऑन लिक्विड डाइट, जिसमें कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस वो लेते हैं। और क्लिनिकली भी आयुष मंत्रालय ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। उन्होंने भी यही पाया कि 3 दिन तक, जिसे हम 3 स्टेप फ्लू डाइट भी बोलते हैं, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस से रहने पे इंसान का फीवर और इन्फेक्शन वो गायब हो जाता है। और इससे पहले भी, मेरे से पहले, मैंने तो कुछ साल से ही ये लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। हजारों ऐसे स्टडीज हैं देश दुनिया में, लोगों ने किए हैं पहले से भी। और उन सब का कलेक्शन भी मैंने किताब में करके दिया है। द नेम ऑफ द बुक इज नाइस वे टू क्योर कोविड-19। उसमें अगर आप जाएंगे तो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, वो सब दिया है। तो इट रियली वर्क्स सबूत के साथ। ओके, ओके। आपकी फिल्म याद रखेंगे, आपके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो तो एक 2004 में हमने रिलीज की थी। उसका पर्पस था कि जो मेमोरी के टेक्निक्स हैं, माइंड के टेक्निक्स हैं, उनको एक स्टोरी लाइन के थ्रू से, एक एंटरटेनमेंट के जरिए बच्चों तक, लोगों तक पहुंचाना। बच्चे अब तो देखते ही हैं कि रट्टा मार के याद करते हैं, लेकिन देयर आर बेटर वे टू लर्न। और वो लोगों तक कैसे पहुंचे एक माध्यम से। और तो मूवी जस्ट वाज ए मीडियम through which we tried to send across the methods of memorizing techniques. ओके। और एक और फिल्म आपने बनाई है या नहीं, मुझे तो ये आइडिया नहीं है, बट कभी अलविदा ना कहना, इस टाइटल की आप फिल्म बनाने वाले थे या बनाई है? इस पे कुछ क्लैरिटी दीजिए। हाँ, वो अगला टाइटल हमने वो कॉपीराइट में वहां जाके बुक करना पड़ता है। तो वी हैव जस्ट बुक द टाइटल कि भाई अगला कभी अलविदा ना कहना, एक मोटिवेशनल फिल्म बनाने की हमने प्लान किया था। लेकिन इंसिडेंटली जब हमने प्लान किया और हमारा शूट शुरू होने वाला था, कुछ गाने भी रिकॉर्ड हो गए थे, तब करण जौहर का इसी नाम से मूवी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। तो सिंस उन्होंने इसी नाम से लॉन्च कर दिया, तो ये दो मूवी ऑफ द सेम टाइटल कैन नॉट बी देयर। तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ अबाउट दिस मूवी जो आप बता रहे हैं। ओके, तो वो मूवी आपने बनाई या मतलब शेल्फ हो गई वो? हाँ, नहीं बनाई उसको। फिर हमने सोचा कि इट इज ये जो मूवी बनाने वाला था, खास तौर पे जो बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे, ये बहुत बड़ा बजट होता है। और हमें लगा कि इतने ज़्यादा पैसा लगा के जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, देयर कैन बी ईजियर वे टू डू इट। जैसे बुक के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से। उस वक्त 2006 में तो इंटरनेट था नहीं, तो सीडीज के माध्यम से। तो हमने वही सारी कम्युनिकेशन वी डिड इट थ्रू बुक्स, थ्रू आवर सीडीज, थ्रू आवर स्मॉल कार्टून मूवीज, छोटे छोटे बना के, तब हम लोगों तक, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन तक पहुंचाने की हमने कोशिश की और किया भी उसको। लेकिन हाँ, वो बड़े पर्दे पर का जो है, वो हमने फिर उस प्रोजेक्ट को वहीं पे छोड़ दिया। तो 2020 की अगर बात करें, जब कोरोना था तो हर तरफ एक लहर थी, वैक्सीन लगाइए, बस में, ट्रेन में, मूवीज में जाने के लिए वैक्सीन मैंडेट था। आज की अगर बात करें तो हर गवर्नमेंट बैकआउट कर रही है कि नहीं, वैक्सीन वाज नॉट मैंडेटरी, वो ऑप्शनल था। क्या कहना है इस पे आपका?
देखिए वो तो एक चाल थी। 2020 करेक्ट। में जब लॉकडाउन लगा भी नहीं था तभी मैंने अपने सोशल मीडिया से, इवन मेरे हमारे किताबों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था कि अल्टीमेटली देखिएगा 1 साल बाद या कभी भी एक वैक्सीन आएगा और वैक्सीन के खेल को अंजाम देने के लिए ये लॉकडाउन का नाटक किया जा रहा है। और उस वैक्सीन का जो रिपरकशन होगा या वो वैक्सीन लाने का भी कारण ये है कि उसके बाद लोग मरेंगे, जो कि सत्य आप देख भी रहे हैं, प्रूव भी हो चुका है। बिल्कुल। तो दैट वाज फोर्स्ड। वो जानबूझ के, आई से इट इज नॉट अ पैंडेमिक, आई से इट इज अ प्लानडेमिक। पहले से ही एक प्लानिंग के तहत हर स्टेप हो रहा था उस वक्त। करेक्ट। मैंने आपके तभी भी वीडियोस देखे थे, आप अवेयर कर रहे थे लोगों को, बट ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, तो ये हो गई। ठीक है। Yes, आपको yes, लगता yes. है आज आपको लगता है आज कैंसर का इंडिया में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, या फिर ओवरसीज में अवेलेबल है, यहाँ पे अभी उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है? देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट तो बद से बदतर है। जैसे आप अगर आपका इशारा कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी की तरफ है, तो मैं आपको या आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि ये ट्रीटमेंट के नाम पे एक धोखा है। एक सिंपल बात याद रखिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है ना कि ठीक होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को यहीं पे हम पॉज कर सकते हैं कि कीमोथेरेपी का जो इन्वेंटर है, अगर आप गूगल में कहीं भी सर्च करें तो दैट वाज हिटलर। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था वहां के कैदियों के ऊपर, ताकि ना तो वो मरे ना जिंदा रहे, मतलब जिंदा लाश की तरह रहे, वही मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट वाज लेटर रीनेम्ड एज केमिकल थेरेपी विच यू नो एज कीमोथेरेपी। आपने देखा भी होगा जो लोग कीमोथेरेपी कराते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम पे, उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है, उनकी लाइफ स्पैन घटती है, उनकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरी ऑब्जर्वेशन अकेली नहीं है, ये तो क्लिनिकली रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से कई बार प्रूव हो चुका है। मतलब सेम ही कंडीशन में दो तरह के दो पेशेंट हैं, एक ने कीमोथेरेपी कराई, एक ने कुछ भी नहीं किया। जिसने कुछ भी नहीं किया उनका हमेशा लाइफ स्पैन भी ज्यादा रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। तो जो ट्रीटमेंट का सवाल आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पे घोटाला है, और ये घोटाला हर देश में है जहां जहां एलोपैथिक हॉस्पिटल्स है। ओके। आपने कहा कि डायबिटीज भी एक पॉलिटिकल डिजीज है, और अगर मैं देख रहा हूँ 30 के बाद लोगों को बीपी और डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है, और वो चलते जाता है लाइफ लॉन्ग, उनकी टैबलेट्स चालू रहती है। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए डायबिटीज पर से इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर इज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज। कि ब्लड में शुगर की लेवल एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगा तो उसे डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन वो कितने लेवल पे बोला जाए, ये अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, आज से करीब 25 साल पहले ये 250 से ऊपर कोई डायबिटीज बोलते थे, 250 mg पर डेसीलीटर। और उसके बाद धीरे धीरे वो 200 बन गया, अब 160 बन गया, HbA1c आ गया। तो मतलब इतने सारे उन्होंने धीरे धीरे, जिस तरह से फुटबॉल का मान लो मैच खेल रहे हैं और कोई चालाकी से जो गोल पोस्ट उसको छोटा करता जाए तो एक टाइम आएगा गोल पोस्ट इज सो स्मॉल कि आप कितना भी मर्जी गोल करने की कोशिश करें, आप गोल ही नहीं कर पाएंगे, फुटबॉल के साइज से भी स्मॉल। तो जो आप अभी बता रहे हैं कि भाई 30 की उम्र में भी डायबिटीज डायग्नोस होता है, बिकॉज अब तो किसी का 100 से ऊपर ब्लड शुगर होगा तो भी प्री डायबिटिक बोल ही देंगे उसको। जबकि सच्चाई ये है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर ब्लड शुगर चेक करते हैं और अगर वो 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहता है, जो कि मोस्टली रहता ही है, देन इट इज नॉर्मल ब्लड शुगर, राइट। तो ये पॉलिटिकल डिजीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत, मिस एजुकेशन के तहत, पब्लिसिटी के तहत जो गोल जिसको डायबिटीज बोलना चाहिए वो बार बार उसको स्क्वीज करते जा रहे हैं। और अभी तो इतना स्क्वीज हो गया, 100 का आंकड़ा तक पहुंच गया कि उस हिसाब से जो भी ब्लड शुगर टेस्ट करेगा ठीक ठाक से तो उसको डायबिटीज या प्री डायबिटीज बोल देंगे। ओके। और बीपी का लेवल कितना है नॉर्मल का? आपके हिसाब से बीपी क्या होना चाहिए? ये लोग तो 130 प्लस को बीपी वाला कंसीडर ही करते हैं, ये लोग डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स। देखिए आज से 20 साल पहले की अगर हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन पढ़ेंगे तो या कॉकरेन की रिपोर्ट देखेंगे तो 160/100 से अगर ऊपर ब्लड शुगर हो देन इट इज कॉल्ड अ हाई ब्लड शुगर। दैट वाज हाउ इट वाज डिफाइंड।
फिर 2001 में 2 में उसको 140/90 कर दिया गया, उसके बाद 130/85 कर दिया गया, फिर 120/80 कर दिया। और इस साल का अगर मैं फ्रेश बताऊं आपको, नाउ इट इज 2025, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप बाई चांस किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो वहां पे वो बोलने शुरू कर दिया 115/75, नॉट इवन 120/80। तो यानी कि ये भी धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे नीचे है विदाउट एनी इंटरवेंशन, तो वो क्वाइट एक्सेप्टेबल रेंज में है। याद रखिए, ब्लड प्रेशर इज समथिंग जो कि हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का एक जैसा नहीं हो सकता, जैसे कि जूते के या चप्पल के साइज हर एक का एक जैसा नहीं हो सकता। आपके जो माहौल है, एनवायरमेंट है, स्ट्रेस है, उसके हिसाब से बॉडी उसको घटाती बढ़ाती रहती है। सुबह 10 बजे आप सबका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है और रात के 10 बजे आपका ब्लड प्रेशर सबका लोएस्ट पॉइंट पे रहता है। सो इट इज लाइक दिस, राइट? तो आप किस पॉइंट पे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, उसमें निर्भर करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा। ओके। और अगर आज कोरोना के वैक्सीन के इफेक्ट्स की बात करें, तो ट्रेन में, जिम में, बस में, कहीं भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कोरोना वैक्सीनेशन ही वजह है कि और भी कई सारे फैक्टर्स है? नहीं, और कोई वजह नहीं है। क्लियरली इट इज कॉल्ड TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो प्रूव हो चुका है, बड़े बड़े जर्नल्स में आ चुका है। कोर्ट ने भी ये बात मान ली है, यूके के कोर्ट ने, कि ये कोविड वैक्सीन का ही कमाल है। कोविड वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। मतलब थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ब्लड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिन होना। ये एक बड़ा खतरनाक लीथल कंडीशन है जो कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहा है। सारे लोग नहीं मरेंगे, मर भी नहीं रहे, लेकिन सबको कुछ ना कुछ जरूर होगा या हो रहा है। किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी कोई कैंसर का मरीज बन गया, कोई इनफर्टाइल हो गया, तो कुछ ना कुछ सभी को हो रहा है और होगा भी। ओके ओके। और अगर आज की बात करें तो हर महीने न्यूज पे कोई ना कोई नया वायरस होता है, बट आज कोई लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वायरस की बात कर रहे हैं। 1-2 दिन में वो खत्म हो जाता है न्यूज पे भी। और ना ही न्यूज में अभी लॉकडाउन की बात हो रही है, और ना ही गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन लगा रही है, और फिर भी वायरसेस आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आप सबके, मेरे, आपके सबके बॉडी में हर पल वायरस रहते भी हैं, रहते ही हैं। इस वक्त भी मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको कोरोना वायरस भी मिल जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस मिलेगा, और या कॉमन कोल्ड वायरस मिल जाएगा। सारे वायरस होते ही हैं, राइट? तो अगर कोई मेरा कोरोना टेस्ट करेगा 10 बार, तो एक बार कोरोना पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो वायरस का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आपके सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं गली के कुत्ते होते ही हैं, राइट? वो हमेशा पाए ही जाएंगे। तो इट इज नथिंग अनयूजुअल। और जो आपने देखा पिछले महीने जनवरी महीने में 6 जनवरी को एक अनाउंसमेंट हुआ कि HMPV वायरस का पहला केस मिला, 7 जनवरी को दूसरा मिला, 8 जनवरी को 2 और मिला, मुंबई में मिल गया, असम में मिल गया। तो ये एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि आप में, हम में, हर एक के बॉडी में विदाउट फेल, विदाउट एक्सेप्शन 100% टाइम HMPV का या तो एंटीजन होता है वायरस, या एंटीबॉडी होता है, राइट? तो लेकिन इस बात को ना बता के सिर्फ बता रहे देखो जी वहां पाया गया। अरे जितने ज्यादा टेस्ट करोगे उतने ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जब चाहते हैं तो क्या हम लॉकडाउन लगा सकते हैं, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और जब देखेंगे कि इंसान पूरी तरह से इससे भ्रमित हो पा रहा है, तो दोबारा लॉकडाउन अनाउंस कर ही देंगे, उसके एवज में वैक्सीन अनाउंस कर देंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे। लूटने का एक तरीका है एक्चुअली। मैं कह रहा था, बच्चों में जो पोलियो और बाकी तरह के वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं, किस हद तक ये सेफ है बच्चों के लिए? ये सेफ है नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। ये सारे वैक्सीन, जैसे पोलियो का आपने जिक्र किया, हर साल ऑन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पोलियो वैक्सीन की वजह से 50,000 नए बच्चों को पोलियो हो जाता है हर साल, राइट? सो दिस इज नोन एज AFP, राइट? जो वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो जिसे बोलते हैं। 50,000 नए बच्चे को पोलियो हो जाता है, जो कि पोलियो नहीं होता अगर वो वैक्सीन नहीं लगाते। तो ये सारे वैक्सीन की वजह से हर साल ऑटोइम्यून डिजीज जैसे डायबिटीज टाइप 1 या ऑटिज्म, ये सारे बच्चों में भयंकर तरह से बढ़ रहा है। आप गौर कीजिए, जब मैं स्कूल में जाता था आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले, तब तो पूरे स्कूल में कोई भी डायबिटीज टाइप 1 केस नहीं था, ऑटिज्म का केस नहीं था, ADHD का केस नहीं था। जबकि आज देखेंगे हर क्लासरूम में आपको एक दो ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे। तो दीज आर ऑल द साइड effects of these vaccine which are not required. It is making the population sick. बट कहीं ना कहीं ये प्रशासन का दोगलापन नहीं है कि एक तरफ से वैक्सीन लगा रहे हैं
और दूसरी तरफ से उस पर रिसर्च करके उसके साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, तो लगाना ही क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं ये दोगलापन नहीं है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन की अगर बात करते हैं तो और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो प्रशासन को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज बैड, अल्कोहल इज बैड, लेकिन फिर भी उसका व्यापार तो हो रहा है। क्यों नहीं बंद कर देते? क्योंकि जितना भी उसमें से जो रेवेन्यू आता है 50% गवर्नमेंट में जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू का खेल, वो सारे पैसे का खेल है। अदरवाइज एविडेंस शुरू से ही है कि वैक्सीन डज नॉट वर्क, इट वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो पहले से ही एविडेंस है। कोई भी चीज जो प्रॉफिटेबल होती है, चाहे वो बेनिफिशियल हो ना हो, वो फिर स्प्रेड होने लगता है, बिकॉज पीपल आर, इवन द गवर्नमेंट आर प्रॉफिट सेंट्रिक। ओके ओके। और आपके बीच में सोशल मीडिया अकाउंट्स को पॉज कर दिया गया था, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली यस। देखिए, जो बातें मैंने अभी बताई, हर बात का सबूत मैंने पेश किया। एचएमपीवी की बात बताई तो मैंने किताब लॉन्च किया 23 जैन, एचएमपीवी प्लैंडेमिक लॉन्च्ड। और उसके बाद 24 तारीख से आप गौर कीजिएगा कि एचएमपीवी का टीवी स्क्रीन से जो भूत था वो गायब हो गया। सिमिलरली आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं बच्चों की, उसके ऊपर मैंने एक किताब रिलीज की थी विद ऑल द एविडेंसेस, कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन। उसमें पोलियो से लेके डिप्थेरिया से लेके ट्यूबरकुलोसिस सबका मैंने वैक्सीन का ट्रू इफेक्ट क्या है उसके एविडेंसेस मैंने डाले थे। तो जाहिर सी बात है, जो पोल खोल रहा है उसको उसकी मुंह बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो 2020 में मुझे याद है 2 जून 2020 मेरे आई वाज बैंड फ्रॉम द सोशल मीडिया, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गेट बैंड टोटली फ्रॉम द सोशल मीडिया। ओके। और कई बार ये ऐसा होता है कि डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट कराए जाते हैं, या उनको बीमारी समझ में नहीं आती है और एक कंक्लूजन निकलता है या तो बीमारी कुछ नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है कि जिसमें अब टाइम निकल चुका है। तो ये डॉक्टर जो टेस्ट पे टेस्ट कराए जाते हैं, क्या ये पैसों का खेल है? सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं ये लोग? पैसों के लिए कर रहे हैं। ये टेस्ट आर इनकंक्लूसिव। ज्यादातर टेस्ट ऐसे होते हैं उनका ना कोई सिर होता ना पैर होता है, और कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जांपल बायोप्सी है, पेट स्कैन है, मेमोग्राम है। इन टेस्ट से कैंसर का पता नहीं चलता, इन कैंसर इससे एक्चुअली कैंसर बनता है। बायोप्सी कॉजेज कैंसर, मेमोग्राम कॉजेज कैंसर, पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। जैसे किडनी के लिए डीटीपीए स्कैन कराते हैं, जबकि डीटीपीए स्कैन इटसेल्फ कॉजेज किडनी डिजीज। तो जो टेस्ट करते हैं उस बीमारी को पता लगाने के लिए, अगर उसके साइंटिफिक एविडेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस टेस्ट से ही वो बीमारी होती है। इवन नॉर्मल पर्सन को में वो टेस्ट कर दिया तो वो एक्चुअल डिजीज पेशेंट बन जाता है। तो ये मामला जैसे मैंने बताया, इट इज अ रेवेन्यू मॉडल। ये एक प्रॉफिट सेंट्रिक, एक इट इज नॉट अ हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज अ डिजीज केयर सिस्टम। और जैसे आप कहते हैं डाइट के बारे में अगर बात करें, तो क्या डाइट से मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस ठीक हो सकती है, लाइक बीपी, शुगर, ये जो अभी जो बीमारियां आई है यंगस्टर्स में? डाइट से बड़ी तेज से ठीक होता है। जो मुझे सुन रहे हैं, आप डीआईपी डाइट कहीं पे भी सर्च करोगे तो डीआईपी डाइट मिल जाएगा। एंड आई कैन टेल यू कि डीआईपी डाइट आप 3 दिन करके देखो, 3 दिन में तो कुछ नहीं जाएगा आपका। 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये सारे गायब होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल गायब होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन गायब होने लगता है 3 दिन के अंदर, 3 डेज। तो बहुत लंबा समय का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ट्राई इट फॉर 3 डेज एंड यू विल सी द रिजल्ट अपने आंखों से। या फिर जो लोग मुझे सुन रहे हैं और डीआईपी डाइट ट्राई किया जिन्होंने, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, कितने दिन में हुआ। तो बाकी लोग कमेंट में पढ़ेंगे तो बताएंगे, देखेंगे कि हजारों लोग ने अपने घर में ट्राई किया और करके उनको जब बेनिफिट पहले 3 दिन में दिखा, then they continue with that. So this is the safest, fastest, long-lasting way for a permanent good health. और क्या कैंसर का कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है एक्सेप्ट इंग्लिश ट्रीटमेंट एंड एक्सेप्ट दिस कीमोथेरेपी? और कोई ट्रीटमेंट है कैंसर का जो इफेक्टिव हो? पहली बात तो ये कि जो कीमोथेरेपी है या जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो ट्रीटमेंट के बहाने एक धोखा है, उसको तो छोड़ ही दे। अब करना क्या होगा कैंसर पेशेंट को? सिर्फ एक बात समझना होगा कि जो खाना आप सनसेट के बाद खाते हैं वही कैंसर सेल को फीड करता है। तो अब आपको क्या करना है? अपना डिनर सनसेट से पहले कर लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ खाना ऐसे होते हैं, फूड ऐसे होते हैं जो कैंसर सेल को फीड करते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, रिफाइंड फूड, ग्रेन्स।
तो इनको स्टॉप कर देना है। तो जब ये दोनों काम आपने कर दिया और DIP डाइट काइंड ऑफ फूड में आप आ गए, तो अपने आप कैंसर सेल विल रिग्रेस, राइट, अपने आप ट्यूमरस ग्रोथ विल रिग्रेस, अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वीकनेस घटेगी, तो ये सारे सिम्टोमेटिक डेवलपमेंट आपको दिखाई देंगे। एक आखिरी बात, कैंसर पेशेंट को अगर फीवर आ गया तो कैंसर ठीक हो जाता है, ये सदियों से देखा जा रहा है, इसके एविडेंसेस पूरे हैं। हम तो अपने पेशेंट को बोलते हैं फीवर दिलाओ, गर्म पानी के बाल्टी में दोनों पैर रख के बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूं अभी इसी पोस्चर में, लेकिन बाल्टी के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे कि हर दिन पहले दिन से इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी, मोस्ट लाइकली है। तो कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन कैंसर के नाम पे जब कीमोथेरेपी करा देते हैं, अब वो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड कैंसर है, अब वो इंसान की हालत बद से बदतर हो जाती है। कैंसर को कंट्रोल करना उतना ही आसान है जैसे खांसी जुकाम बुखार, लेकिन अगर उसको रेडिएशन करा देंगे, सोच के देखिए रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है किसी नहीं पता, लेकिन वही बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और फिर अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये तो एक बेवकूफी वाली बात ही हो जाती है। तो ऐसे कहा गया है कि DIP से किसी का डेथ हुआ है, और आपने सारे बुक्स में, सारे केस स्टडीज में कुछ अलग प्रूफ किया है। हाँ देखिए, DIP डाइट इज नथिंग बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, जो कि आयुष मंत्रालय ने भी उस पर और क्लिनिकल ट्रायल किया, नेपाल गवर्नमेंट ने भी किया, मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी ने भी किया है, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं लाखों ने अपनाया है, तो इससे डेथ होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, एलिगेशन तो कोई लगा ही सकता है, एलिगेशन कोई भी किसी पे लगा सकता है, वो तो दे आर फ्री ऑफ इट, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एलिगेशन जरूर लगाया है। जिस चीज से इंसान को फायदा होता हो तो किसी न किसी का नुकसान भी होगा, फार्मा कंपनी वगैरह का, तो डेफिनेटली they will like to discourage such kind of things to get spread। तो वही लोग हैं जो कि इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, बट डेफिनेटली DIP डाइट मींस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, सो इससे नुकसान तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी का। नुकसान तो हो नहीं सकता। हाँ, और जिन्होंने भी कोरोना वैक्सीनेशन लगा दी है, वो अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखे, वो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से कैसे बचे? हाँ, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सेलुलर लेवल पे जाके जो डैमेज हुआ है, राइट, वो जो आपकी एक बॉडी की प्रोग्रामिंग है, आपके DNA की जो प्रोग्रामिंग है जिससे आप इंसान कहलाते हैं, वहीं जाके वहाँ पे अटैक हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ 2 काम करें, बी ऑन DIP डाइट, नंबर 1, नंबर 2, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, राइट, शाम ढल गया तो मत खाएं। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में सुधार आना पहले दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, पैल्पिटेशन घटेगा, अगर कोई एंजाइना वो घटेगा, तो इससे आपको, मुझे लगता है कि आपके बॉडी को जो द साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन से फाइट करने में आसानी होगी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप कितना चार्ज करते हैं? और कुछ लोगों ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं आप पे कि आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं कंसल्टेशन वगैरह के लिए। हाँ, ये देखिए, जो चार्ज करते हैं हमारा, वी कॉल इट VOPD, वर्चुअल OPD, जो भी मुझ तक पहुंचना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली उनको मॉनिटर करूं, तो उसके लिए जो फीस है दैट इज 21,000 पर पेशेंट। याद रखिए, वो पेशेंट आते हैं जो खांसी जुकाम वाले नहीं, जो कैंसर है, किडनी है, जो लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके थे और बुरी हालत में है, वो लोग करते हैं, 1 टाइम हम करते हैं और 1 महीने का फॉलोअप देते हैं, दैट इज 1 पार्ट ऑफ इट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग या कोई भी जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे पास आए फीस दें। मैंने जो बातें यहाँ बताई हैं इस वाले कन्वर्सेशन में, सिर्फ इतना करने से ही हम देखते हैं कि मोस्ट पीपल दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, या जो बुक्स मैंने लिखी या और ऐसे एजुकेशनल वीडियोज हैं, तो हमारा पर्पस ये है कि आप घर बैठे ठीक हो जाओ। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूसिवली, पूरे देश में हमारे 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक हैं, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और दे आर इक्वली ट्रेन, जितना मुझे आता है उतना ही मैंने उनको ट्रेन किया है। तो किसी को मेरे पास आके 21,000 भी देने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के पास में ही जो डॉक्टर BRC क्लिनिक है वहाँ जाओ और उनके देख रेख में करेंगे तो पैसे भी बचेंगे और घर का काम घर में ही हो जाएगा। तो या फिर हमारे वीडियोस देखो या हमारे बुक्स पढ़ो, तो क्योंकि मेरा जो टाइम लिमिट है, मैं अकेला हूँ, तो आई कैनॉट सी मेनी पेशेंट्स, और जो 21,000 लोग देते हैं उससे हमारे बुक्स आते हैं, रिसर्च पेपर आते हैं और स्टडी होती है, और वही नॉलेज हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम के हिसाब से ये चलता है।